हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन और उसका जो इफेक्ट है एचआरएम पे, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि हम लोग को पता है कि ग्लोबलाइजेशन और चेंजिंग इकोनॉमिक्स के बारे में, राइट। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। इधर क्या लिखा है देखो। We start with the definition and meaning of globalization and discuss how it came about and its importance। उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ड्राइविंग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? जब एक फॉरेन मार्केट जो एंटर करती है इंडियन टेरिटरी में, मतलब ऐसे किसी भी कंट्री में कोई और मतलब किसी और फॉरेन मार्केट में कोई भी कंपनी जाती है, उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। बट अभी हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, राइट। तो देखते हैं, जब भी फॉरेन मार्केट में एंटर करते हैं, ओके, जब एंटर होती है हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर, तो जब भी कोई फॉरेन मार्केट एंटर होती है हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर, और क्या पॉज करती है एक चैलेंज, ठीक है, पॉइजिंग अ चैलेंज बिफोर द डेमो बिफोर द डोमेस्टिक फर्म्स, यानी डोमेस्टिक फर्म्स को उससे दिक्कत हो रही है। मैनी इंडियन फर्म्स आर कंपेल्ड टू थिंक ग्लोबली, अब उनको भी ग्लोबली सोचना पड़ रहा है, राइट। तो मैनेजर्स हु हैव बिन ऑल along working in a sheltered market with minimum or no competition at all। तो पहले जिनको कोई कंपटीशन ही नहीं था या शेयर्ड मार्केट ही नहीं थी, मतलब शेल्टर्ड मार्केट ही नहीं थी, तो अब, ठीक है, या फिर अब फ्रॉम डोमेस्टिक टू फॉरेन फर्म्स हैव टू सडनली बिकम अलर्ट। मतलब अब ये क्या हुआ कि देखो, जो मैनेजर्स थे उन्होंने देखा वो एक ऐसी जगह काम कर रहे थे जहाँ पे या तो मिनिमम या फिर कोई कंपटीशन ही नहीं था, ठीक है, फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन फर्म्स। बट अब सडनली एक अलर्ट की स्टेज आ गई, यानी एक एड्रेस, मतलब दे आर अलर्टिंग एंड एड्रेसिंग द इशू, ठीक है। जैसे नए मेथड्स ऑफ हायरिंग प्रैक्टिसेस वो लोग देख रहे हैं, ट्रेनिंग में, कंपनसेशन पैकेजेस में, मोटिवेशनल प्रैक्टिसेस में। अब द कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स ऑल्सो चेंज, द मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू एड्रेस, मतलब अब वर्कफोर्स भी चेंज हुई है, जैसे हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्रॉस कल्चर में, कि कैसे जब लोग इधर से उधर जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में, तो हर एक जो कंपनी है वो डाइवर्स हो रही है वर्कफोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब वर्कफोर्स के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो कितनी डाइवर्स वर्कफोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो मैनेजर को वो सब एक्सपेक्ट टू एड्रेस, मतलब एक्सपेक्टेड है टू एड्रेस, कि उनको मतलब जो कंपनी का जो हेड है, जो लीडर्स हैं, ठीक है, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई जो मैनेजर्स है उसको एड्रेस करे, और जो डिफरेंट नीड्स हैं इन डाइवर्स वर्कफोर्स की उसको भी एड्रेस करें। अब जो इंडियन नेशनल है उनके अलावा भी, ठीक है, बिसाइड दीज इंडियन नेशनल्स आर ऑल्सो गोइंग अब्रॉड टू वर्क विथ फॉरेन कोलैबोरेशंस। तो हम लोगों को भी फॉरेन कोलैबोरेशंस हो रही हैं, तो यहाँ से भी तो लोग बाहर जा रहे हैं। अब ट्रेनिंग भी होती है, इन ट्रेनिंग नीड्स का भी ध्यान देना होता है। अब जो एचआर एग्जीक्यूटिव होते हैं नीड टू डेवलप एन इंटरनेशनल ओरिएंटेशन, अब उनको भी डेवलप करनी पड़ती है क्या, इंटरनेशनल ओरिएंटेशन, डिस्चार्जिंग दीज एंड अदर फंक्शन इफेक्टिवली, ठीक है, डिस्चार्ज करना, ठीक है, और अदर जो फंक्शंस हैं उसको करना इफेक्टिवली, एंड हेल्प करना द बेस्ट क्वालिफाइड पीपल एग्जीक्यूट द कंपनी स्ट्रैटेजीज, जितने भी मतलब जो बेस्ट क्वालिफाइड पीपल हैं उनको उनको हेल्प करना और एग्जीक्यूट करना अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी ग्लोबल स्केल पे। और जो मैनेजर है कैन गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है विच विल हैव एन इम्पैक्ट अपॉन आर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी पे उस पर इम्पैक्ट आएगा। मैनेजिंग इन अ ग्लोबल इकोनॉमी पॉजेज मैनी डिफरेंट चैलेंजेस, दूसरी ग्लोबल इकोनॉमी में जा रहे तो बहुत सारे चैलेंज होती है, अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। देर इज अ वाइल्ड डिमांड फॉर प्रॉपर्टी ओनरशिप, बहुत डिमांड भी है प्रॉपर्टी ओनरशिप में, अरेंजमेंट में, ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इनके पीछे भी बड़े वो बाहर चैलेंजेस जो है उनको फेस करने पड़ रहे हैं। बिसाइड द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी अगर देखा जाए तो जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है बिजनेस का, ये भी हर कंट्री में वेरी करता है। बट फॉर आर पर्पज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है वो क्या है, और हाउ जो बिहेवियर प्रोसेसेस होते हैं, कि जो हमारे बिहेवियर प्रोसेसेस हैं वो वेरी करते हैं वाइडली अक्रॉस कल्चरल एंड नेशनल बाउंड्रीज। हर किसी का कल्चर और जो नेशनल बाउंड्रीज के अंदर अगर हम देखें तो सब वेरी करते हैं, उनके बिहेवियर, उनकी वैल्यूज, सिंबल्स, बिलीव्स, दे डिफर शार्पली
अमंग कल्चर्स, कल्चर में कितना वो डिफर करते हैं, डिफरेंट वर्क नॉर्म्स एंड द रोल्स वर्क प्लेज इन द पर्सनस लाइफ, इन्फ्लुएंस पैटर्न ऑफ बोथ वर्क एंड रिलेटेड बिहेवियर। मतलब वही है कि जो हमारी डिफरेंट वर्क नॉर्म्स होते हैं, रोल्स होते हैं, वो भी हमने जो हॉपस्टीड की कल्चरल टेक्सोनॉमी में पढ़ा ना, लाइक हर किसी, कोई लोग दे लिव फॉर वर्क एंड सम पीपल वर्क टू लिव, तो उसका भी लाइक कॉन्सेप्ट होता है। तो उनका जो वर्क को लेके नॉर्म्स है और जो उनके रोल्स हैं वो भी मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ वर्क रिलेटेड बिहेवियर एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क। ऑल्सो दे इफेक्ट द नेचर ऑफ सुपरविजन रिलेशनशिप, की कहीं ज़्यादा बोलते रहते हैं कि जैसा मैं कर रहा हूँ लाइक थोड़ी अथॉरिटेटिव ओबीडियंट वाला, कई जगह बहुत लीनियंट होता है। डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स कैसे हैं, प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप एंड इंटरग्रुप प्रोसेसेस, ठीक है, रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस एंड द नेचर ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। तो रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस कैसा है और नेचर क्या है पॉलिटिकल बिहेवियर का, ठीक है, ये सब भी कल्चर टू कल्चर डिफर करता है। अब जो ग्लोबलाइजेशन है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आ जाओ। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज है उनका इंटीग्रेशन अक्रॉस, कहाँ पे, जोग्राफिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं और जो भी चीजें हो रही है उनको इंटीग्रेट करना। और अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज डूइंग बिजनेस विद अ वर्ल्ड वाइड फोकस, बिजनेस आप वर्ल्ड वाइड फोकस में कर रहे हो रैदर देन डूइंग बिजनेस इन एन इंटरनेशनल मार्केट विद द फोकस फ्रॉम अ होम कंट्री व्यू पॉइंट, कि आप अपने कंट्री में रह के इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस कर रहे हो। ग्लोबलाइजेशन सिंबलाइज द स्ट्रक्चरल मीनिंग, ठीक है, सिंबलाइज करते हैं स्ट्रक्चरल मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड, कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्री फ्लो, ठीक है, क्या है, फ्री फ्लो है ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिसोर्सेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। एक फ्री फ्लो है टेक्नोलॉजी का, ह्यूमन रिसोर्स का, बाउंड्रीज मतलब अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, प्रेजेंटिंग एंड एवर चेंजिंग, जो एवर चेंजिंग एंड कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। A vital aspect of globalization is the way diverse challenges are being faced by nation। तो वही है कि इसकी वजह से डाइवर्स चैलेंजेस भी होते हैं। इन एन इंक्रीजिंगली इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, हर एक जना एक दूसरे से डिपेंडेंट है, हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देख सकते हैं। नो कंट्री कैन मीनिंगफुली प्रोग्रेस टुडे, वो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो प्रोग्रेस करे विदाउट एफिशिएंटली रिस्पॉन्डिंग टू डिमांड्स, जिससे अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे डिमांड्स एफिशिएंटली एंड प्रेशर्स जनरेटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोसेसेस, या फिर जो उनके प्रेशर्स होते हैं, है ना, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, तो कोई भी कंट्री जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इज नॉट जस्ट अ रीसेंट फिनोमिना, ये अभी नहीं शुरू हुआ। सम एनालिस्ट हैव आर्ग्यूड दैट जो वर्ल्ड इकोनॉमी है was just as globalized 100 years ago as it is today, मतलब 100 साल पहले भी उतनी ही ग्लोबलाइज थी। येट द टर्म इज यूज्ड सिंस 1980s, 1980 से ये टर्म यूज होने लगी है। इंडिया में 1991 से शुरू हुआ था, ठीक है, आई वाज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, तो हमने तो ये बहुत पढ़ा है। अब रिफ्लेक्टिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, ये रिफ्लेक्ट करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को दैट हैव मेड इट ईजियर, जो इसको और ईजियर बना रहे हैं एंड क्विकर टू कंप्लीट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ रहे हैं, इजियर क्विकर बना रहे हैं, किस लिए, आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लोज, ठीक है, ये ट्रेड फाइनेंशियल फ्लोज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ये सब बहुत ईजी और क्विक हो रही है, ठीक है। मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस हैज बीन द इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो जो मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट जो इंटीग्रेट हो रही है, विच इज मेड पॉसिबल बाय मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल हो पा रहे हैं। अगर हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो ग्लोबलाइजेशन जो है ये प्रोसेस है ऑफ डी नेशनलाइजेशन ऑफ मार्केट, politics and legal system, that is the use of so called global economy, global economy को देखा जाता है। अब ठीक है, अब इसमें वही है ना कि अब कोई नेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट पॉलिटिक्स और लीगल सिस्टम क्या इंटीग्रेट हो रखे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू एन एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज,
नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड ऑपरेट करना, ठीक है। सेंचुरीज up of some of the same market forces that have operated for century at all level of human economic activities, village market, urban industry, financial centers, ये सब बाहर जा सकते हैं national borders के. It means the world trade and financial market are becoming more integrated. जो world trade है, financial market है, ये सब ज़्यादा integrate हो रही है. business level पे देखिए तो globalization is when organization decide to take part in the emerging global economy. तो जब अगर बिजनेस का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करती है कि वो जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें मतलब पार्ट लेगी, तो तब होता है. इस्टेब्लिश करती है अपने आप को फॉरेन मार्केट में. फर्स्ट दे अडेप्ट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर्स लिंग्विस्टिक, मतलब कस्टमर के लिंग्विस्टिक और कल्चरल रिक्वायरमेंट, ठीक है. और मतलब इसको देखती हैं, वो अडेप्ट करती हैं अपने प्रोडक्ट को इस चीज़ों के हिसाब से कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. देन दे माइट टेक एडवांटेज ऑफ इंटरनेट रेवोल्यूशन, तो वो इंटरनेट रेवोल्यूशन का एडवांटेज लेते हैं. एंड एस्टैब्लिश अ वर्चुअल प्रेजेंस, मतलब वही अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं वर्चुअल प्रेजेंस ऑन द इंटरनेशनल मार्केट प्लेस विद मल्टीलिंगुअल कॉर्पोरेट वेबसाइट. जो उनकी वेबसाइट है वो भी मल्टीलिंगुअल है. और इवन एज एन ई बिजनेस की तरह भी, कि किसी को वर्ल्ड वाइड मंगाना है तो मंगा सकते हैं. व्हेन गोइंग ग्लोबल एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू रिकंसिडर फॉलोइंग फैक्टर्स, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट लॉज क्या हैं, कल्चर, टर्मिनोलॉजी, फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. It is also said that globalization is associated with four major aspect. फोर मेजर एस्पेक्ट के साथ एसोसिएटेड किया जाता है. ट्रेड, कैपिटल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ पीपल, स्प्रेड ऑफ नॉलेज, ठीक है. तो ये सब क्या है, एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं. यहाँ से ट्रेड भी हो रहा है, पैसे भी इधर से उधर जा रहे हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल भी है, स्प्रेड ऑफ नॉलेज भी है. अब ड्राइविंग फैक्टर्स, उन्होंने मतलब रिसर्चर्स ने बिलीव किया था कि कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है. दीज जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं इनको चार ग्रुप में देख सकते हैं. पहला था मार्केट ड्राइवर्स, कन्वर्जेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम, कन्वर्जेंस ऑफ लाइफस्टाइल, ये सब इधर से उधर मिल रही है ना. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एज ग्लोबल कस्टमर, ठीक है, हर कोई उनका कस्टमर है तो पहले सिर्फ अपने उसको देखते थे. कॉस्ट ड्राइवर्स, पुश फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ सेल्स, एडवांसेस इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. और इमर्जेंस ऑफ न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज विद प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी एंड लो लेबर कॉस्ट और विद प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी कम. अब कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स को अगर हम देखें तो ये क्या है कि ग्रोथ ऑफ ग्लोबल नेटवर्क मेकिंग कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट, कि भैया ग्लोबल नेटवर्क की जब ग्रोथ हो रही है तो उससे क्या कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट हो रही है. अब राइजिंग ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स, नए कॉम्पिटिटर्स भी बन रहे हैं और ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स भी बन रहे हैं, ठीक है. इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिक जीज अलायंस, ठीक है. ग्लोबल स्ट्रैटेजीज अलायंस बन रहे हैं कंट्रीज के बीच में भी तो हो रहा है ना, कि हमारे बीच का ट्रेड है, हम दो कंट्रीज के बीच का है. अब गवर्नमेंट ड्राइवर्स देखें तो रिडक्शन ऑफ ऑन टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स, उनको कम करा जा रहा है. प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि वही प्राइवेटाइजेशन हो रही है इंडस्ट्रीज की, कि गवर्नमेंट नहीं चला रही है, पब्लिक नहीं है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट कर रहे हैं. क्रिएशन ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स जैसे कि ईयू, क्या है ये, यूरोपियन यूनियन, इनका आपस में ट्रेड होता है, राइट. अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द फंक्शन देखेंगे. अब इसमें क्या, ग्लोबलाइजेशन जो है हैज एलिवेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम, इसने एचआरएम की इम्पोर्टेंस बढ़ा दी है. डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि वही है कि ग्लोबलाइजेशन इम्पोर्टेंस ऑफ HRM डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन. अब दीज चेंजेस हैव लेड टू द नोशन ऑफ द HR सिस्टम एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट. अब HR में जो है सिस्टम है वो क्या है, स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है, ठीक है. मैनी of the arguments about process of globalization within the HR function rest on the assumption that there has and continue to be longitudinal changes in the conduct of HR. मतलब यही है कि जो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब क्या विद इन द HR फंक्शन को भी अगर हम देखें तो ये अजम्पशन ली जाती है दैट देयर हैज एंड कंटिन्यू टू बी लॉन्गिट्यूडनल चेंज आता रहेगा कि कैसे कंडक्ट करेगा HR. अब देखो जैसे इन द इंटरवीनिंग फ्यू ईयर्स अ वाइड रेंज ऑफ कंटेक्चुअल चेंजेस हुआ है.
ठीक है, हुए हैं, हैव लेड टू सिग्निफिकेंट ग्लोबलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज का भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इंक्लूडिंग अ ट्रांसफर ऑफ वर्क अब्रॉड, यहाँ का काम वहाँ दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग दे रहे हैं, आइदर टू आउटसोर्स प्रोवाइडर या फिर ग्लोबल इन सोर्स बेसिस देख सकते हैं, ई इनेबल टू मैनी HR प्रोसेस, ग्रेटर सोफिस्टिकेशन हो रहा है, ठीक है, इन द HR इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर न्यू स्ट्रक्चर फॉर इंटरनेशनल HR फंक्शन, उनके लिए भी अलग स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ग्रेटर कॉम्पिटिशन ऑफ फॉर टैलेंटेड स्टाफ है एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोर प्रोट्रैक्ड एंड स्ट्रेटेजिक टैलेंट पाइपलाइंस है, ठीक है, तो इन पर्टिकुलर देयर हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड IT इन्फ्लुएंस ऑन HR फंक्शन, ठीक है, इन सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है, द HR फंक्शन इज realigning itself in response to the process, तो जो HR की जो फंक्शन है वो रीलाइन कर रहे हैं अपने आप को इन द रिस्पॉन्स टू द process of cross function globalization, यानी building new alliances with these function, creating new activities streams and new roles and skills जो required है HR function के लिए, बस यही रहा। अब HRM का रोल क्या है इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, अभी जो चेंज हो रहा है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, तो जल्दी से हम ये भी पढ़ लेते हैं, राइट। अब देखो, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तो जो फेस ऑफ HRM है वो देखा जाता है, फेस ऑफ HRM इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म ड्रास्टिकली, तो HRM के जो फंक्शन है वो भी चेंज होंगे, ठीक है, जैसे कि जो वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी है इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन द राइज एज फ्यूचर वर्क प्लेस, द वर्चुअल ऑफिस जो वर्चुअली, जैसे अभी कोविड के बाद आपने देखा ना हाइब्रिड मोड चल रहा है, इज कैरेक्टराइज बाय क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, तो क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट बनाने हैं, एज मोर एम्प्लॉय वर्क ऑफ साइट देयर विल इज एन इंक्रीज इन एम्फोसिस ऑन परफॉर्मेंस और रिजल्ट पे ज्यादा एम्फोसिस होगा एज अपोज टू द नंबर ऑफ आवर्स वर्क, ये नहीं कि तुमने कितने घंटे पढ़ा है, मतलब पढ़ा है या तुमने काम किया है, यहाँ पे है कि कितना आपने परफॉर्मेंस कैसी दी है, रिजल्ट कैसा है, उस पर ज्यादा मैटर करेगा। ऑल्सो जो ऑफ साइट एम्प्लॉयज होते हैं कैन एक्सपेक्ट टू अटेंड फ्यूअर मीटिंग्स, उनको आना पड़ेगा कुछ मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, स्पेसिफाइड वर्क विल बिकम मच मोर कोलैबोरेटिव एंड मैनेजमेंट will spend nearly all its time managing cross functional works, मतलब वही है, क्योंकि अब जो वर्क है ना, वो ज्यादा कोलैबोरेटिव और मैनेजमेंट वाला होगा, मतलब ज्यादा कोलैबोरेटिव वाला होगा, तो जो मैनेजमेंट है वो अपना ज्यादातर जो टाइम है वो किस में बिताएगी, मैनेज करने में, जो हर किसी को काम करना है कोलैबोरेट करके, वो जो क्रॉस फंक्शनल वर्क हो रहा है ना उसको मैनेज करने में, एंड हु एंजॉय अ लॉट ऑफ टीम्स हु एंजॉय अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी, अब उनको ऑटोनॉमी मिलती थी ना, अब वो नहीं होगा इतना, ठीक है, in essence there will be a movement, a trend towards a decentralized model of HR, मतलब वही है कि there will be movement या फिर एक ट्रेंड होगा towards a decentralized model, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो HR मैनेजर होगा विल हैव टू अकोमोडेट एम्प्लॉयज, तो जो HR मैनेजर होंगे उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को इन देयर वर्चुअल वर्क लोकेशन, जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं ऑनलाइन ही, ठीक है, एंड फाइंड वेज टू मैनेज कॉर्पोरेट कल्चर, और उनको कॉर्पोरेट कल्चर को मैनेज करना पड़ेगा, सोशलाइजेशन एंड एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, वो सब उनको ऐसे ही जहाँ पे वो है वैसे ही मेंटेन करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंड मेंटेन अ कम्पेटेंट वर्कफोर्स, मतलब एक ऑब्टेन करना, पहले तो हायर करना और उनको मेंटेन करना है कम्पेटेंट वर्कफोर्स को, दे मस्ट एक्ट एज अ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एक्सपर्ट होना पड़ेगा एज एंड शेप एम्प्लॉय का बिहेवियर विदाउट फेस टू फेस मीटिंग, उनको उनका बिहेवियर भी शेप करना पड़ेगा फेस टू फेस मीटिंग, क्योंकि अगर कोई दूसरी कंट्री में तो वो वर्चुअली बात करेंगे, वर्चुअली काम करेंगे, तो उसी हिसाब से उनका बिहेवियर भी शेप करना। अनदर एक्सपेक्टेड चेंज इन HR क्या है, इन इज द ग्लोबल बिजनेस, अब इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस विल बी रिक्वायर्ड टू डेवलप मैनेज, ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनको रिक्वायर करना पड़ेगा कि वो डेवलप करे, मैनेज करे इंटरनेशनल वर्कफोर्स को, और मेंटेन करे रिटर्न एंड अनरिटर्न कॉर्पोरेट पॉलिसीज, जो लिखी हुई है और जो नहीं लिखी है उनको भी, फॉर ट्रांसपोर्टेबिलिटी ऑफ अदर टू अदर कल्चर्स, ठीक है। और उनको क्या करना पड़ेगा, जो टॉप मैनेजमेंट होगी ना उसको उनको इन्फॉर्म्ड रखना होगा कि क्या, मतलब ऑफ द कॉस्ट ऑफ नॉट पेइंग अटेंशन
टू द ट्रांसनेशनल इश्यूज। अगर मतलब अगर वो लोग अटेंशन नहीं देंगे ट्रांसनेशनल इश्यूज में, तो उनको बहुत बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ सकता है, या बहुत आगे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू अ वेराइटी ऑफ लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो वही कंसर्निंग द रिक्रूटमेंट इन द अबव मेंशन ग्लोबल बिजनेस इट विल बी इम्पोर्टेंट विद स्ट्रैटेजी विल बी अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट, की कौन सी स्ट्रैटेजी अब वो अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन विल मेक एचआर मैनेजर्स अडॉप्ट न्यू स्किल्स। अब एचआर मैनेजर्स भी नई स्किल्स को एक्वायर करेंगे। ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज कैपेबिलिटीज। अब उन्हें अगर मल्टीलिंगुअल अगर उनकी फर्म जा रही है, मतलब वो मल्टी नेशनल जा रही है, तो उनको वही है ना, उनको लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, उनको भी तो मैनेज करना पड़ेगा ना, जो दूसरे नेशन से आ रहे हैं, राइट। तो उसके अलावा क्या है कि टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर कल्चर, दूसरे कल्चर में जो हमारे यहाँ होता है वो जरूरी नहीं है ना कि वहाँ पे भी वो चीज़ एक्सेप्टेड हो। तो वही चीज अडॉप्ट न्यू स्किल्स सच एज, मतलब ये तो हमने पढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू रिक्रूट एम्प्लॉयज फ्रॉम अदर कल्चर, एचआर मैनेजर को आइदर हैव टू लर्न न्यू लैंग्वेज, या तो नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और एल्स दे विल सर्टेनली हैव टू हैव फॉरेन लैंग्वेज स्पीकर्स ऑन स्टाफ, या फिर उनको स्टाफ में ऐसा होना चाहिए जो फॉरेन लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, हाउएवर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग पीपल कमिंग फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज, मतलब हाउएवर अगर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, अब इसमें देखो ये हो गया, हमने ये पढ़ लिया। अब ज़्यादातर आपने देखा है कि जो हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो प्रेफर करती है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ना एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड लैंग्वेज है ऑलमोस्ट। ठीक है, हर जगह सबको थोड़ा तो आता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक इनटू अकाउंट कल्चरल डिफरेंसेस देखने हैं। ठीक है, दैट शेप मैनेजरियल एटीट्यूड व्हेन डेवलपिंग मल्टीनेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम, जैसे कि ब्रिटिश मैनेजर्स वैल्यू इंडिविजुअल अचीवमेंट एंड ऑटोनॉमी, वेयर एज फ्रेंच मैनेजर्स अप्रिशिएट कंपेटेंट सुपरविजन, उनको सुपरविजन देखनी होती है, उनको इंडिविजुअल अचीवमेंट देखनी होती है। ये सब सब अलग अलग होता है, तो हमें वो सब देखनी पड़ेगी। इंडियन मैनेजर्स गिव मोर इम्पोर्टेंस टू देयर कल्चर और ट्रेडिशन को। अब एचआर मैनेजर को क्या है, मस्ट बिफोर टू देयर फोर बी फेमिलियर विद एंड अंडरस्टैंड अदर कल्चर नॉर्म्स, आपको भी पता होना चाहिए, फेमिलियर होने चाहिए अदर नॉर्म से, टू प्रमोट ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिकॉग्नाइज करती है प्रमोट करती है कल्चरल डाइवर्सिटी को, उसको बेनिफिट भी मिलेगा, बिकॉज इट विल बी एम्प्लॉइंग द मार्केट दैट इट सर्व्स, वो दोनों जगह की मार्केट को सर्व भी करेगी। विद इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन तो कंपटीशन भी है, तो जिससे डाइवर्स वर्कफोर्स है इज कंडक्टिव टू अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, उनका क्लाइंट बेस जो बेस है वो बढ़ जाएगा। वाइल कंपीटिंग, जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम compete करेंगे तो एम्प्लॉयज जो है वो डाइवर्स नेशनल बैकग्राउंड से आएंगे, उनकी लैंग्वेज स्किल्स अंडरस्टैंडिंग देयर कल्चर, वही जो हम लोग ये ना कंक्लूजन एक तरह से, तो एचआर प्रोफेशनल विल be responsible for providing cultural sensitivity training to the ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को कल्चरल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, दूसरों की तरफ भी तो तुम्हें थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। अब एचआर मैनेजर को क्या क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, डिसाइसिवनेस, लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, नेटवर्क बिल्डिंग, क्लाइंट सर्विस ओरिएंटेशन, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, ग्लोबल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, मल्टीपल लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज, ये हो गया कॉम्पिटेंस ऑफ एचआर मैनेजर्स। तो बाय दिस वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक दैट इज ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको कुछ समझ आया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।